हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आपकी जो यूपी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग चल रही थी, जिसको हमने इस टाइम पे ब्रेक पे रखा हुआ है, क्योंकि आपका यूपी पीसीएस का जो यूपी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी डेट क्या है 12 अक्टूबर। जिसको नहीं पता उसको हम बता दे रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने जो है यूपी पीसीएस पे पूरा फुल फोकस्ड होकर एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि आपकी 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। उसमें हमने क्या क्या सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं। हमने हिस्ट्री स्टार्ट की है। हिस्ट्री में हमने एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों एक साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल हिस्ट्री सबसे कम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसको सबसे लास्ट में करेंगे। उसके बाद में हमने साइंस स्टार्ट की। साइंस में हमने बायोलॉजी से स्टार्ट किया है, क्योंकि बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम फिजिक्स करेंगे, फिर हमारी जो है केमिस्ट्री की सीरीज़ चलेगी। और हमने पॉलिटी भी स्टार्ट किया है। पॉलिटी के जो है कुछ चैप्टर पहले भी हम करवा चुके हैं, लेकिन हम फिर से जो है पूरा चैप्टर 1 से पॉलिटी पूरा फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जिससे पूरा फुल रिवीजन इससे हो जाए। और इसके साथ में क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की भी सीरीज़ चल रही है, और आपका ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं कंप्लीट कराएंगे, जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारी जो है हम आज क्या लेके आए हैं, पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है। इसकी बीच बीच की क्लास हमने करवाई है, लेकिन जो ये हमारी जो 20,000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है, उसमें ये पहला जो है चैप्टर है। इसको आप लोग स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और जो लोग ये पूछ रहे हैं, हमारे पास कमेंट आता है कि आप जो है सारे सब्जेक्ट एक एक करके कंप्लीट कराइए, तो उससे क्या होगा, उससे आप एक पढ़ेंगे फिर दूसरा भूल जाएंगे। जब तक दूसरे का नंबर आएगा, जो पहले पढ़ चुके रहेंगे उसको भूल चुकेंगे। तो इसलिए जो है सबसे मेन बात ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है, ना कि ये नहीं कि हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया फिर हिस्ट्री के बाद आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। जब ज्योग्राफी करेंगे तो आप हिस्ट्री का पूरा भूल चुके रहेंगे, इसलिए सारे सब्जेक्ट को साथ ही में लेके चलना है। और यही चीज़ हम अपने जो हमारी जो मॉडर्न यही चीज़ जो हमारी जो यही चीज़ जो हमारी मेंस की जो सीरीज़ चल रही है, उसमें भी हम यही कर रहे हैं। जो लोग, उस पर भी मेरे पास कमेंट आता रहता था कि आप जो है एक एक करके पूरा जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराइए। तो मेरा जो चल रही जो सीरीज़ चल रही है, वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे पूरा बेस्ड है, और उसके साथ साथ मॉडल क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट करा रहे हैं, और करंट के साथ पूरा जो है फोकस्ड होकर पूरा कंप्लीट कराई जा रही है। जिस किसी ने उस सीरीज़ को नहीं देखा है, उसको जाके देख सकते हैं। और जो भी सिंसियर होंगे, तो हो सकता है जो इस टाइम जो आपका यूपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम जो चल रहा है, जो कल से स्टार्ट हुआ है, उसका पेपर जिसने देखा होगा, तो वो हमारी अगर सीरीज़ देख रहा होगा तो उसको पता चल रहा होगा कि वो सीरीज़ आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि डायरेक्ट जो है कई क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे जो है जो सीरीज़ मेरी चल रही है उसी से पूछे गए हैं। क्योंकि अभी क्या है, अभी हम पूरा प्रीलिम्स पे फोकस होकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाता है, हम आपके पास क्वेश्चन लेके आएंगे कि हमारे कौन से क्वेश्चन है जो वहाँ पे पूछे गए हैं। तो अभी जो है, चूँकि टाइम कम होने के कारण हम सबसे पहले प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं, जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। उसके बाद में हम मेंस को देखेंगे। तो आज का जो है जो फर्स्ट चैप्टर है, वो हमने लिया है पॉलिटी से। पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है, ये क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसको हम एक एक करके इसके क्वेश्चन देखेंगे। भारत का संवैधानिक विकास, इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। कौन सा अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935 का 1935 का जो अधिनियम था, उसके अंतर्गत अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किया था। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कितनी बार रिपीट हुआ है इसको आप देख सकते हैं। इसका हम पूरा डिटेल में देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुल 321 1935 में कुल कितनी धाराएं हैं, 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला क्या है, केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की जाए। दूसरा क्या है, द्वैत शासन का मतलब क्या है, द्वैत शासन का मतलब होता है कि संघ और जो है राज्य की सरकार, इसको क्या बोलते हैं, द्वैत शासन बोलते हैं। दूसरा क्या है, एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था हो, जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देसी रियासतों से मिलकर किया था, लेकिन लागू नहीं हो सकी, क्योंकि देसी रियासतों का संघ शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं था। नेक्स्ट क्या है, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई, जो 1937 में लागू हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया, और प्रांतों में 11 से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई।
प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। एक संघीय न्यायालय 1937 में एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ये आपका जो है सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। शक्ति का विभाजन तीनों सूचियों में किया गया। का के अंतर्गत क्या है, संघ सूची, खा के अंतर्गत राज्य सूची, गा के अंतर्गत समवर्ती सूची के बारे में प्रावधान किया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है गवर्नर के पास, अब जो पूछा जा सकता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थी उस समय, गवर्नर के पास। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक में भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा गया है? कौन सा है, किसने कहा है, ये आपको कहा है जी ऑस्टिन के द्वारा भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा गया है। और भारतीय संघवाद को यहाँ पे याद आ रहा है एक फैक्ट कि भारतीय संघवाद को जो है अर्ध संघात्मक किसने कहा है, तो जो केसी हुइयर है इन्होंने क्या कहा है, केसी हुइयर ने भारतीय संघवाद को अर्ध संघात्मक कहा है। नेक्स्ट क्या है, इसका जो बॉक्स है इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑस्टिन विधि विधान के प्रवर्तक थे। ऑस्टिन का यह मत था कि राजनीतिक सत्ता कुलीन या संपत्तिवान व्यक्तियों के हाथों में पूर्णतया सुरक्षित रहती है। उनका विचार था कि संपत्ति के अभाव में बुद्धि और ज्ञान अकेले राजनीतिक क्षमता नहीं दे सकते हैं। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था, तो यह किस पे आधारित था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। आपसे डायरेक्ट मैचिंग में भी पूछा जा सकता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कौन सा ईयर जो इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, 1919। ऐसे ही क्या था, मार्ले मिंटो था, मार्ले मिंटो का संबंध किससे था, 1909 से। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानती है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड क्या थे, भारत के वायसराय थे। मॉन्टेग्यू के कौन थे, भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ किया गया? संविधान सभा का जो पहला सत्र प्रारंभ किया गया था वह 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया गया था। संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई है वह 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के वरिष्ठतम सदस्य कौन थे, मतलब जो इस सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे तो उनको क्या बनाया गया था, इस सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का जब संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो उस समय जो है किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि जो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल का पद पहली बार बनाया गया था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। आपसे पूछा जाता है कि जो है पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ध्यातव्य है कि 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और जो कौन सा अधिनियम, 1833 का जो अधिनियम था उसके तहत क्या किया गया था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर बने। अब ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला इससे जो क्वेश्चन बनता है, जो अभी हमने देखा कि गवर्नर जनरल का जो पद था पहली बार कौन से एक्ट के अंतर्गत आया था, तो 1773 के अधिनियम के अंतर्गत आया था। दूसरा इसके अंतर्गत क्वेश्चन क्या बनता है कि पहले जो गवर्नर बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और 1833 के अधिनियम के तहत क्या हुआ था, जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
बने हैं 1833 एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे किस अधिनियम के अंतर्गत, अभी जो हमने ये एक्ट देखा था कि इसके अंतर्गत क्या था कि गवर्नर जनरल का पद पहली बार जो है किस अधिनियम के अंतर्गत आया था, तो 1773 का अधिनियम था। इसी को हम दूसरी तरफ देखेंगे कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत क्या किया था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता बंगाल में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में जो है 1773 के अंतर्गत जो है कलकत्ता में और 1774 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मतलब इसमें क्या पूछा गया था कि किस अधिनियम, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1773 में और 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्या है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। पहला क्या है, विधान परिषदों के आकार में वृद्धि। दूसरा है केंद्रीय विधान परिषदों की सरकारी बहुमत। तीसरा क्या है, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचक पद्धति। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल परिषद में निर्वाचन सदस्यों को स्थान प्राप्त था, जिनकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। मार्ले मिंटो अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है ये 1909 के अंतर्गत केंद्रीय जो विधान परिषद थी में निर्वाचित जो सदस्य थे उनका निर्वाचित सदस्यों का स्थान प्राप्त था, जिनकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम में ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सके। कौन सा है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक, राजस्व संबंधी सभी मामलों का पूरी तरह से नियंत्रण रख सके। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक नए निकाय का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड को एक शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत सभी दीवानी, सैनिक और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करे। इस अधिनियम ने प्रशासनिक सुविधाओं के लिए एक कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो कौन सा अधिनियम था, चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813। 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपया गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपया भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान, स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए, विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की वृद्धि हुई है। कौन सा, चार्टर एक्ट जो है 1833। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई तथा कानूनी सदस्य जो है कौन था, लॉर्ड मैकाले था। पहला क्या है फिर लास्ट में जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था, तो इसके अंतर्गत जो है कोई नहीं आता है, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री पीट द पंगर ने 1784 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत कराया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया था, साथ ही कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 1861 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। इसके अंतर्गत कौन सी मुख्य विशेषता थी, गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। 1861 अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने तक होती थी। आपसे पूछा जा सकता है कि 1861 के अधिनियम के तहत जो वायसराय को जो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार दिया गया था, तो वह उसकी अवधि कितनी थी, उसकी अवधि मात्र जो है 6 महीने तक की होती थी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे।
इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। नेक्स्ट क्या है, इस अधिनियम ने मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, किंतु सभी प्रांतों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्या है, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके तहत भारत में उच्चतम न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो महारानी का जो घोषणा पत्र था 1858 का, उसे क्या कहते हैं? भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र के रूप में जानते हैं। 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता था। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला क्या था, गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है ऐसा एक्ट था जिसके अंतर्गत जो गवर्नर जनरल का पदनाम था उसको बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। यह भारत का वायसराय जो है के बारे में प्रावधान जो है किस अधिनियम के तहत था? तो वो किसमें था? 1858 में था। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे। ये भी फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन का पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत सचिव के जो पद का जो सृजन किया गया, कौन सा अधिनियम के तहत किया गया है? तो वो आपका किया गया है महारानी की जो है घोषणा पत्र 1858 मतलब भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया है। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया है। एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत के सचिव को बनाया गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ की गई? तो कौन सा अधिनियम था? 1861 का अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 में संविधान विकास के दौरान संसदीय प्रणाली का सूत्रपात माना जाता है। ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारिणी परिषद में विधायी कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया था। यहीं से भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं का शुभारंभ हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की? तो ये कौन सा अधिनियम है? भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्या है, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया जाता है, किसके द्वारा? 1919 अधिनियम के तहत अंतर्गत। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 1919 के अधिनियम के द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। अब तक भारत सचिव के द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला था, इसने प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। नेक्स्ट क्या है, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस कानून ने संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आता है, इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया।
इसके अंतर्गत 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया और यह आयोग 1928 में भारत आया। इसका कार्य कितना था? 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो साइमन कमीशन जो है भारत आया था, इसका जो है बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने विरोध किया। इसका विरोध का कारण क्या था? क्योंकि इसका जो है इसके अंतर्गत शामिल कोई भी जो सदस्य थे वो भारतीय नहीं थे। तो इसी के जो है परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लाला लाजपत राय जो थे उनको लाठी जो है चार्ज हुआ, तो लाठी चार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पूरा हमने डिटेल में चैप्टर कंप्लीट किया है। आपका जो है पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चल रही है और स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसको आप जाके पूरा डिटेल में उसको देख सकते हैं। अभी तक हमने लक्ष्मीकांत की सीरीज़ के 20 चैप्टर और आपके जो है स्पेक्ट्रम की जो सीरीज़ के 18 चैप्टर पूरा फुल डिटेल में कवर किया है। आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। और उसके बाद में जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, हम 20 क्वेश्चन के माध्यम से आपका प्रीलिम्स का और जो है 10 क्वेश्चन आपके मेंस के पूरा डिटेल में कवर कराते हैं। तो जिसको डिटेल में इसको पढ़ना है तो वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थीं। प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए। दूसरा क्या था? स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। अभी जो हमने बताया कि इसके अंतर्गत जो साइमन कमीशन जो बाद में आया था 1927 में इसका गठन किया गया था, 1928 में इसका भारत में आगमन हुआ था। तो भारतवासियों ने जो है क्या किया था, बहुत जो है बढ़ चढ़ के इसका विरोध किया था। 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना, स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना, अर्थात उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। प्रशासन में भारतीयों के संपर्क के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसके अंतर्गत क्या है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 को समर्थन किया। ये इसका जो है पॉइंट सही है। सर्वदलीय सम्मेलन के द्वारा नियुक्त नेहरू समिति 1928 ने जिन भावी संविधान के स्वरूप की संस्तुति की, उसमें मौलिक अधिकार निहित थे। सन 1946 में कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना आवश्यक है। कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों को साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति की सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण एवं स्थायी अवयव नहीं था? तो कौन सा इसके अंतर्गत नहीं था? देश के लिए लिखित संविधान इसके अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण जो है बात इसमें नहीं लिखी हुई थी। विधानमंडल के लिए निर्वाचन और जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना, मतलब नॉमिनेट किया जाना। देश को लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स में आया था। अब आपसे जो ये पूछा जा सकता है कि जो देश का जो हमारा संविधान है वो जो लिखित में है, तो ये विचार सबसे पहली बार कहाँ पे आया था? तो ये जो आपका आया था क्रिप्स मिशन 1942। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई है और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए हैं। ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी इस अधिनियम की विशेषता है। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा है? तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को क्या कहा था? दास्ता का एक नया अधिकार पत्र है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का नया अधिकार पत्र अनैच्छिक अथवा अप्रजातांत्रिक अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया। क्रिप्स मिशन ने इसे उत्तर तिथि चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी। नेक्स्ट इसमें हमने क्या देखा, जो आपके इससे जो है ये जो बॉक्स है इससे क्या क्या फैक्ट आपके आगे आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। पहला जो है कि जो अभी हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू ने इसे जो है क्या कहा था? दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा। भारत शासन अधिनियम 1935 को और पत्र और अनैच्छिक अप्रजातांत्रिक अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी। जिन्ना ने इसे क्या कहा? यह पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया इसे। क्रिप्स मिशन को जो है गांधी जी ने किसकी संज्ञा दी थी? उत्तर तिथि चेक के रूप में। जो क्रिप्स मिशन को जो है गांधी जी ने क्या कहा? यह उत्तर तिथि चेक है। नेक्स्ट क्या है?
ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो यह जुलाई 1947 में पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। सम्राट के हस्ताक्षर के बाद उसी दिन से यह अधिनियम प्रवर्तन में आ गया। नेक्स्ट क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम जो सरकार थी उसका गठन कब किया गया था? तो यह सितंबर 1946 में किया गया था। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार की डायरेक्ट जो है डेट पूछी जाती है, क्या है 2 सितंबर जो है 1946। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थे, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं था, बाद में जो है मुस्लिम लीग के 5 मेंबर जो है इसमें शामिल हो गए। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, इसको हम देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या है, जो भारत सरकार जो भारत परिषद अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम का संबंध ये किससे है? या ये जो है मार्ले मिंटो, जिसको हमने क्या बताया था 1909 जो है मार्ले मिंटो है, और 1919 क्या है मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। मार्ले मिंटो मतलब छोटा नाम है तो 1909 ये पहले आ जाएगा। 1919 मॉन्टेग्यू क्या है बड़ा नाम है, तो इसको 1919 करके आप इसको याद कर सकते हैं। ये क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935, ये किससे संबंधित है? इसका संबंध है प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। लखनऊ समझौता है लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? ये लखनऊ समझौता संबंधित है 1916 से। इसके बारे में एक और फैक्ट आपको बता दे रहे हैं कि 1916 का जो लखनऊ समझौता जो हुआ था, तो उसमें जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है मजूमदार के द्वारा जो है की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, ये किससे संबंधित है? इसका संबंध जो है द्विशासन पद्धति का आरंभ से है। फिर से इसको देख लेते हैं, इसके बॉक्स में क्या दिया हुआ है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, परंतु वास्तव में समस्त जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो किसके पास थी? गवर्नर के पास थी। लखनऊ समझौता 1919 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्विशासन पद्धति का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे माउंटबेटन योजना आधार बनी है, तो यह किसका आधार बनी है? यह आधार बनी है देश के विभाजन का। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें दोनों डोमिनियों भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, इसको हम देखेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1892 का संबंध किससे है? व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार है। भारत परिषद अधिनियम 1909 का संबंध किससे है? ये संबंधित है प्रांतीय प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत से। भारत सरकार अधिनियम 1909 के किसको रूप में जानते हैं? यह जो है मार्ले मिंटो अभी हमने देखा था, और 1919 को जानते हैं मॉन्टेग्यू। जो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसको हम जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट के रूप में। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके ये जो है किससे संबंधित है? इसका संबंध जो है द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका से है। फिर क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? केंद्र में द्वैत शासन से। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, और इसको कारण क्या है? इसे ग्रहीत संविधान कहा जाता है। जब भी हमने आपसे बताया है कि जो कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन आते हैं, आप क्या करेंगे, इसको देख के घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत ज़्यादा जो है बड़ा पूछा गया है। इसमें क्या है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि कथन में क्या बात कर रहा है और कारण क्या फैक्ट दे रहा है। तो कथन और कारण, अगर आपको लगता है कि कथन और कारण में जो फैक्ट दिए हुए हैं वो दोनों फैक्ट जो है सत्य हैं, तो आप यहाँ पे, और लेकिन जो है जो फैक्ट दिए हैं सत्य तो हैं, लेकिन एक दूसरे से जो है कनेक्टेड नहीं, एक दूसरे से जो लिंक नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे कि कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। अगर मान लीजिए दिया हुआ है कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, किंतु जो
कारण में जो बात कही गई है वो जो ऊपर कथन दिया हुआ उसी को डिटेल मतलब उसी के बारे में कही गई है। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे जो है कर सकते हैं, इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, कथन है, कारण क्या है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में मूल स्रोत विदेशियों के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा एवं सोवियत संघ के संविधान प्रमुख हैं। तो ये हमारा जो है चैप्टर चूँकि काफ़ी बड़ा है, जो कि हमने पॉलिटी से आज स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 1 है, ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम इसकी क्लास 2 पार्ट में लेके आएँगे, क्योंकि आधे घंटे से ऊपर हमको पता है कि आप लोगों का जो है बोरियत होने लगेगी और माइंड की भी जो है अपनी कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो एक बार में आप आधे घंटे क्लास कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, पानी पीजिए और दूसरी क्लास जब हम लेके आएँगे तो आप उसको फिर से देखिएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ मेंस और प्रीलिम्स प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।